नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और मैं एक वीडियो श्रृंखला शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको कुछ कहानियां बताऊंगा जो हमारे मेन स्ट्रीम हिस्ट्री नैरेटिव में नहीं बताया जाता है, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे मीडिया के थ्रू हो, कहीं नहीं बताया जाता है। लेकिन ये अब जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर जारी है तो नई नई चीज़ों का हमें ज्ञान हो रहा है, तो उसी ज्ञान की श्रृंखला में ये आपको कुछ कहानियाँ मैं अवगत कराना चाहता हूँ, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा इतिहास है किस तरह से दबा दिया गया है। और बेसिकली भारतीय इतिहास को 3 खंडों में, कालखंड में विभाजित किया गया। जो सबसे पहला कालखंड है वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम पे बना दिया गया है, जिसमें यह बताया जाता है कि भारतीय इतिहास जहाँ से शुरू हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको इस्टेब्लिश करने वाले जो लोग थे वो आर्यन आए थे। आर्यन ने भारतीयों पे कब्जा किया था, भारतीयों पे इन्वेड किया था। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने फिर फार्मिंग शुरू की और इंडस वैली सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश की। फिर उन्होंने वेद भी वही लेके आए और संस्कृत भाषा भी वही लेके आए। तो ये एक थ्योरी है जो हमें बताई जाती है। दूसरा जो कालखंड है वो मुग़ल का है। मुग़ल के बारे में ये कहा जाता है कि वो कल्चर लेके आए, वो फूड लेके आए, वो आर्किटेक्चर लेके आए और वो आर्ट लेके आए। तो ये बताया जाता है मुग़ल्स के बारे में। तीसरा जो है वो है ब्रिटिश काल, जिसमें ये बताया जाता है कि ब्रिटिश डेमोक्रेसी लेके आए, एजुकेशन लेके आए और टेक्नोलॉजी लेके आए। तो भारत जो था, इनके बगैर जो भारत होता वो असभ्य होता, वो एक दूसरे को मारने काटने वाला होता, वो बिल्कुल ही अनडेवलप्ड सैवेजेस होता या बहुत ही अनएडुकेटेड इलिटरेट होता। यही बात बताई जाती है हमारे इतिहास में। और बेसिकली बात ऐसी है कि ये इतिहास लिखने का एक मूल कारण जो ब्रिटिश का था वो यही था कि भारतीयों को के अंदर जो एक हीन भावना, एक सेल्फ लोदिंग वाला या सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो की कमी जहाँ हो, उस तरह का एक हिस्ट्री रखे। और जब ब्रिटिश यहाँ से गए भी थे तब भी जो उनके बाद जो भी सरकारें बनी या जो भी रूलिंग क्लास था, एलीट थे उस समय के, उन्होंने भी वही हिस्ट्री को कंटिन्यू रखा। अभी भी कंटिन्यू वही हिस्ट्री है, क्योंकि ब्रिटिश के बहुत सारे सिस्टम अभी कंटिन्यू है। वही एजुकेशन सिस्टम, वही पॉलिटिकल सिस्टम, वही जुडिशरी अभी भी कंटिन्यू है। तो ये उसी माहौल में सब लोगों ने देखा है। तो अब पहली कहानी का मैं जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि बचपन में मैं अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल देखा करता था। तो उसमें ये बताते थे कि किस तरह से यूरोपियन ने या अमेरिका कितना ज़्यादा एडवांस्ड है, या फिर यूरोपीय पूरे विश्व पे किस तरह से कब्जा किया, किस तरह से उनके जो लोग थे वो एक्सप्लोरर, एडवेंचरर लोग थे, नए नए जगहों पे जाते थे, नए नए देशों की तलाशी करते थे। तो ये सारे बातें देख के मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है कि भारतीय इतिहास बस अपने बॉर्डर के अंदर ही रहना है। ये क्यों नहीं हम बाहर जाते या कोई इस तरह का एडवेंचरस चीज़ें क्यों नहीं करते। तो बात ऐसी है कि हमें तो हिस्ट्री बता ही नहीं गया, तो हमें क्या पता चलेगा। हमने बहुत ज़्यादा इस तरह के माइग्रेशन या जो भी एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन सारा कुछ किया, और उसका ही ये वीडियो श्रृंखला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोरेशन की ही आज बात करेंगे। इसी में और भी कहानी है। ये पहला वीडियो है, इसमें एक कहानी की मैं बात करूँगा। ये है एक ब्लॉग में इनकाज एंड इंडिया द गॉड कनेक्शन, जो कि कार्तिक कश्यप ने लिखा है। ये इस पे ऑथर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। आप इसको हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं माने, लेकिन इसको ज़रूर इसके बारे में जानें। इनकाज, मायन, एज़टेक, ये 3 महान सिविलाइजेशंस थे साउथ अमेरिका के, सबसे प्रमुख अगर कहें तो, जिसमें इनकाज सिविलाइजेशन जो था वो सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था वहाँ पे। और इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो
कई देशों तक फैला हुआ था, जैसे पेरू है, एंडीज माउंटेन रेंज, उसके बाद इक्वाडोर है, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल में इनका वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। इसके इनका वैली सभ्यता में जो उनका अपना रिलीजियस एक इतिहास है या सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें विराकोचा जो है वो प्रमुखता या सबसे प्रमुख देवता थे। विराकोचा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कौंटिकी, अपुकुन, टिक्सी, विराकुत्रा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस यानी प्रमुख नाम है वो विराकोचा ही है। अब इनके बारे में ये कहा जाता था कि विराकोचा जो आए थे इनका सिविलाइजेशन में, वो किसी और दूरगामी देश से या प्रदेश से, वो किसी एक लंबे से जहाज़ के माध्यम से वो आए थे, ये वहाँ के नहीं थे। और उनके चमत्कार या उनका जो भी उन्होंने काम किए थे उसके बारे में ये पूरा डिटेल है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। इनके फिजिकल एट्रीब्यूट के बारे में भी बात की गई है, तो मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है। मैं इसका जो लिंक है इस ब्लॉग का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लेंगे वहीं से। जैसे भारत पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था, वैसे ही साउथ अमेरिका पे स्पेन का कब्जा था, और उन्होंने भी वैसे ही हिस्ट्री बनाई थी उनकी भी। तो उन्होंने कोशिश की थी कि विराकोचा जो है उसका समांतर ग्रीक मैथोलॉजी या रोमन मैथोलॉजी या नॉर्स मैथोलॉजी में निकाले, लेकिन जो असल सिमिलैरिटी है वो भारतीय इतिहास से ज़्यादा जुड़ी दिखती है। अब ये एक मूर्ति है, ये है विरोचन, इससे ज़्यादा मेल खाती है। अब विरोचन के बारे में बात कर लें तो हिरण्यकशिपु के जो बेटे थे प्रहलाद के जो बेटे हैं वो है विरोचन, और विरोचन के जो बेटे हैं वो है महाबली। तो ये महाबली के पिता हैं विरोचन, असुरिक राजा था ये। और बताया जाता है कि आपको पता ही होगा कि महाबली एक बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे, और इंद्र भगवान ने विष्णु भगवान से यही सहायता मांगी थी कि महाबली बहुत ही दानवीर भी है और बहुत शक्तिशाली हैं, तो शायद वो जो स्वर्ग है उस पर कब्जा कर लेंगे। तो उसके बाद विष्णु भगवान ने वामन अवतार के रूप में महाबली से यही प्रार्थना की थी कि आप पाताल लोक चले जाए धरती छोड़ के। तो महाबली बिल्कुल ही मान गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि साल में एक बार वो धरती पे आएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। और उसी के कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि केरला में ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल का वही कारण है कि महाबली धरती पे आ रहे हैं। इसी जो ओणम की हिस्ट्री है उसमें ही विरोचन जो भी है उनका भी नाम बताया जाता है, क्योंकि इसमें ये भी है कि महाबली धरती पे आए थे और विरोचन जो थे उन्होंने धरती को छोड़ के यानी भारत को छोड़ के वो किसी और देश के लिए निकल गए थे, एक बहुत सारे अपने साथियों के साथ बड़े बड़े स्नेक बोट में, लंबे स्नेक बोट्स में। तो ये लंबे स्नेक बोट्स कैसे दिखते हैं, तो ये आपको पता ही होगा कि जो केरला में बोट रेस होता है वो लंबे स्नेक बोट टाइप पे ही होता है, ये आप देख सकते हैं। इसी पे विराकोचा भी गए थे। तो आपको पता ही, विराकोचा नहीं, विरोचन भी गए थे। विराकोचा साउथ अमेरिका में आए थे लॉन्ग बोट पे, और विरोचन भारत से गए थे लॉन्ग बोट पे। और ओणम यहाँ मनाया जाता है, वहाँ भी एक फेस्टिवल होता है, ओणम मनाया जाता है विरोचन और महाबली के आने का और विरोचन के जाने का। और साउथ अमेरिका में मनाया जाता है कोई फेस्टिवल है, उनका बहुत प्रमुख फेस्टिवल है जो कि इनके विरोचन के वहाँ आने का यानी विराकोचा के वहाँ आने का फेस्टिवल मनाया जाता है। अब भारतीय कनेक्शन जो है वो कई और देशों में भी निकल के सामने आता है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के एक प्रमुख गॉड थे ओसिरिस, जो कि लगता है कि असुरा से निकला है। उसके बाद और भी विराकोचा और विरोचन के बीच में जो भी समानताएं हैं संस्कृत भाषा को लेके, वो यहाँ पे पूरा डिटेल में आप ज़रूर पढ़ें इस ब्लॉग को, बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग बातें निकल के सामने आती है। उसके बाद ग्वाटेमाला भी है, उसको केतुमाला के रूप में जाना जा सकता है। संस्कृत में केतुमाला हमारे जो पुराण में इनका जिक्र है। उसी तरह उरुग्वे जो है वो संस्कृत शब्द उर्गा से निकला है, जो कि नागलोक की बात की करते हैं, तो उरुग्वे वहीं से शायद निकला हो।
उसके बाद गयासुर जो है, असुर एक राजा हुआ करता था गयासुर, उनका अपना किंगडम था जिसका नाम था अपार गया। अपार गया जो है वो पराग्वे से ज़्यादा सिमिलर निकल के सामने आता है। अब आप कहेंगे तो ये तो एक स्ट्रेच है कि आप लिंग्विस्टिकली इसको मिला रहे हैं। लिंग्विस्टिकली कोई थोड़ी भी समानताएं लगे तो मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, और ये काल्पनिक कथा है, इसको आप पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दें। तो मेरा काउंटर यही पॉइंट होगा कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो बेसिकली एक नैरेटिव था, उसका हिस्टोरिकली कोई एविडेंस नहीं है। कोई आर्यन भारत नहीं आए थे। अब जेनेटिकली जो भी रिसर्च हुए थे उससे प्रूव हो चुका है कि ये सारा कुछ गलत था। जो भी यहाँ पे लोग थे वो भारतीय ही थे, उन्होंने ही वैदिक संस्कृति को भी इस्टेब्लिश किया था, वही सिविलाइजेशन को भी इस्टेब्लिश किया था, और फार्मिंग भी भारत में इंडिपेंडेंटली यहाँ पे पनपी थी। कोई बाहर से आके हमें फार्मिंग नहीं सिखाया था। तो ये पहली बात है। तो लिंग्विस्टिक की जहाँ तक बात है तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जो मेन प्रमुख कारण था वो लिंग्विस्टिक के कारण ही आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई गई थी। क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे या यूरोपियन भारत आए थे तो उन्होंने देखा कि बहुत ही एडवांस इंडस्ट्रियलिस्ट सिविलाइजेशन थी भारत की उस समय, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 27% था उस समय। बहुत ही समृद्ध ये सिविलाइजेशन था, बहुत एजुकेटेड था, यहाँ पे आपको बीमारियाँ नहीं थी, बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिला। तो उनको लगा ऐसा कि ये कैसे हो सकता है, हम तो रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन के लोग हैं, कैसे भारत इतना ज़्यादा समृद्धि ले सकता। हम वाइट स्किन है, वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, वाइट सुप्रीमेसी वाला वो भी उसमें था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये जान ले कि आर्यन को बना दिया जाए। तो आर्यन जो है वो यूरोप से आए और भारत को सभ्य किया था। अब उसका जो बेसिस बनाया था उन्होंने वो संस्कृत को लेके बनाया था, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। जो लिंग्विस्टिक मैंने बात की, इनका सिविलाइजेशन विराकोचा और विरोचना के बीच में लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी, वो देखे प्रोटो इंडो यूरोपियन पाई, ये फैमिली ऑफ लैंग्वेज है जिसमें ये थ्योरी दी जाती है कि यूरोप के ज़्यादातर जो प्रमुख लैंग्वेजेज हैं उनका एक ही ओरिजिन था, वो संस्कृत हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा ये दिया गया, भारतीय लैंग्वेज और जो यूरोपियन लैंग्वेज है उनका एक ही ओरिजिन हो सकता है, वो संस्कृत या भारतीय भाषा जो भी होगी, चाहे प्राकृत या संस्कृत, ये दोनों भाषाओं से निकली है। तो लिंग्विस्टिक इसीलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप देख ले कि जो आर्यन आए थे वो यहीं से आए थे। ये पूरा मेथोडोलॉजी उन्होंने बनाई थी बेसिकली यही प्रूव करने के लिए कि भारत के लोगों ने एडवांसमेंट नहीं किया, ये किसी बाहर के लोग ने आके इनको सिखाया था। तो ये लिंग्विस्टिक मैं बता रहा हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है किसी नैरेटिव को बनाने के लिए। तो हम क्यों नहीं बना सकते अपना नैरेटिव, इसीलिए भी। दूसरा, आप ये कहेंगे कि अगर मान भी लेते हैं कि इनका और भारत के बीच में समानताएं हैं, लिंग्विस्टिक और विराकोचा और विरोचन के बीच में भी सिमिलैरिटीज हैं, तो ये कैसे होगा कि इतने हजारों साल पहले कोई भारत से नौका पे बैठ के साउथ अमेरिका गया होगा। तो बेसिकली बात ऐसी है कि पूरे विश्व में माइग्रेशन, जब से भारत जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है अफ्रीका में, तब से माइग्रेशन चला आ रहा है, लाखों सालों से माइग्रेशन चला आ रहा है। इसीलिए हम लगभग हर कॉन्टिनेंट पे हैं। और साउथ अमेरिका में भी पहले से मनुष्य मौजूद थे। और वो वहाँ कैसे गए, तो मैं बताऊं कि बाय फुट गए थे, 2 रास्तों से गए थे। अब यहाँ पे आप देख लें, ये आर्टिकल में इन्होंने लिखा है, हाउ डिड ह्यूमन्स फर्स्ट रीच द अमेरिकाज। अमेरिकाज़ की जब मैं बात करूं तो नॉर्थ और साउथ दोनों कॉन्टिनेंट की, मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे कॉन्टिनेंट की ही बात कर रहा। तो यहाँ पे बताया गया है कि 15,500 साल पहले वो लोग वहाँ बाय फुट ट्रैवल करते हुए गए थे। और लगभग एक नए स्टडी में ये भी पता चला है कि 22,000 से 24,000 साल पहले लोग जो थे वो बाय बोट भी गए थे, जो जहाज नौकाएं हैं उन पे भी चढ़ के गए थे। तो ये 2 बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 15,500 साल पहले भी लोग गए थे बाय फुट, और
24,000 साल पहले भी लोग गए थे बाय बोट। अब बाय फुट कैसे गए होंगे, तो ये एक नेशनल पार्क सर्विस जो अमेरिका का एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल रिजर्व को मेंटेन करता है, उनके तरफ से ये बताया गया हिस्ट्री ऑफ बेयरिंग लैंड ब्रिज थ्योरी। तो यहाँ पे एक ये बताया गया अलास्का है जो अमेरिका का एक स्टेट है और ये रशिया है। अलास्का पहले रशिया में हुआ करता था, लेकिन रशियन किंग ने इसको बेच दिया था अमेरिका को, तब से ये अमेरिकन स्टेट है। तो इसमें लैंड ब्रिज थ्योरी बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ये दोनों आपस में जुड़े थे। अभी तो यहाँ पे समंदर हो गया है, लेकिन पुरातन काल में ये दोनों आपस में जुड़े थे। उसका कारण ये है, यहाँ पे अच्छे से आपको दिखेगा, ये अमेरिका है और मेनलैंड ये कनाडा है और ये अलास्का है और ये रशिया है। इन दोनों के बीच ही देखिए कितनी कम दूरी है। खासकर यहाँ पे आप देखें तो ये श्रृंखला जो है लैंड की, ज़मीन की, वो आपको दिखेगी जो कि डूबी हुई है, ये पूरी तरह से उभरी नहीं है, या इसीलिए आइलैंड्स की पूरी श्रृंखला है। लेकिन उस समय ये जो सी लेवल था उस समय वो बिल्कुल ही डाउन था, तो ये पूरा का पूरा इलाका लैंड मास था, कनेक्टेड था, तो इसीलिए लोग इधर से उधर ट्रैवल कर जाते थे। अब तीसरा बात ये है कि जो भी लोग वहाँ गए थे, कहा जाता है कि वो एशियन ओरिजिन के थे। यूरोपियंस तो उस समय आए भी नहीं थे, सारे के सारे जो यहाँ से उस समय गए थे वो एशियन ओरिजिन के भी थे। तो इसीलिए नेटिव अमेरिकन के फीचर्स जो है वो एशिया से ज़्यादा मिलते हैं। उसका भी एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, इस पर इन्होंने जेनेटिकल कुछ रिसर्च किए थे, जिसमें ये पता चला है कि जो भी वहाँ पे गए थे उस समय जितने भी माइग्रेशन हुए थे उनका ओरिजिन एथनिसिटी जो था वो एशियन था। तो यहाँ पे एक किसी ह्यूमन रिमेन्स का, किसी बच्चे के ह्यूमन जो कि 12,600 साल पुराना है, उसका जीनोम टेस्टिंग किया, उनके डीएनए को मैच किया गया तो वो एशियन ओरिजिन का निकला। तो इसीलिए ये सारी बातें फिर हमें यही देखने को लगती है कि विरोचन और विराकोचा शायद एक ही हो सकते हैं। और हिस्ट्री हमेशा से सब्जेक्टिव रही है, आपको पता ही है कि हिस्ट्री को साइंस के नहीं आर्ट के कैटेगरी में रखा जाता है, और हिस्ट्री हमेशा से रिवाइज की जाती है क्योंकि इसको लिखने वाले का अपना पर्सपेक्टिव होता है उस समय का, और वो चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। आर्कियोलॉजिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे गैप होते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव जो भी कार्बन डेटिंग होती है वो स्टोन्स पे नहीं हो सकती है एक्यूरेटली, तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो इसीलिए जो हम समझते हैं कि ये इतने साल पुराना है, वो उससे कई साल, 100 साल या कई हज़ारों साल पुराना हो सकता है। तीसरा बात यह है कि अगर किसी काल को आपको सही में रियलिस्टिकली या फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा तो एक ही माध्यम है, वो है टाइम ट्रैवल, जो कि लगभग नामुमकिन है। तो इसीलिए हम बस पर्सपेक्टिव पे ही डिपेंड करते हैं और कुछ एविडेंस को लेके देखते हैं कि शायद इसके ये सिमिलैरिटीज़ को लिंग्विस्टिक एविडेंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसी वजह से। तो ये पहली एक कथा है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आपने जो भी ओपिनियंस है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ में ट्विटर पे और फेसबुक पे भी मेरे साथ जुड़े, और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।